तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें कैप्टन अमेरिका 1 मूवी के बाद का टाइम दिखाया जाता है, यानी कि सन 2014। अब स्टीव रॉजर्स शील्ड का एक एजेंट बन गया है और निक फ्यूरी के लिए काम करता है। शील्ड में रहकर वो बुरे लोगों को पकड़ने का काम करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शील्ड के लोगों ने प्रोजेक्ट इनसाइट नाम के एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, जिसकी हेल्प से वो 3 बड़े हेलिकैरियर से आतंकवादियों पर अटैक करके उन्हें रोक सकते थे। और ये हेलिकैरियर्स एक स्पेशल सैटेलाइट की हेल्प से वर्क करते थे। लेकिन निक फ्यूरी को इस प्रोजेक्ट पर शक था, इसलिए वो ब्लैक विडो को इसकी जांच करने के लिए भेजते हैं। प्रोजेक्ट इनसाइट से रिलेटेड डेटा एक समुद्री जहाज पर था। वहां पर निक फ्यूरी ब्लैक विडो के साथ कुछ गुंडों को भी भेजते हैं, ताकि वो गुंडे वहां के लोगों का ध्यान बटा सके और इसी बहाने ब्लैक विडो उन सीक्रेट फाइल्स को एक पेन ड्राइव में कॉपी कर सके। जब शील्ड के बाकी लोगों को उस समुद्री जहाज पर हुए अटैक के बारे में पता चल जाता है, तो वो लोग कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो के साथ कुछ और लोगों को उन गुंडों से निपटने के लिए भेजते हैं। इस पूरी टीम में सिर्फ ब्लैक विडो को ही निक फ्यूरी की इस सीक्रेट मिशन के बारे में पता था। जब कैप्टन अमेरिका और बाकी लोग उन गुंडों से निपटने में बिजी थे, तो ब्लैक विडो एक पेन ड्राइव में उस सीक्रेट डेटा को कॉपी कर लेती है। इसके बाद ब्लैक विडो उस पेन ड्राइव को निक फ्यूरी को दे देती है। जब निक फ्यूरी उस पेन ड्राइव की फाइल्स को चेक करते हैं, तो वो ओपन नहीं होती, जिससे उनका शक और बढ़ जाता है। इसलिए वो शील्ड के सीनियर ऑफिसर एलेक्जेंडर पियर्स के पास जाकर उनसे प्रोजेक्ट इनसाइट को कुछ टाइम के लिए रोकने को बोलते हैं। इसके बाद निक फ्यूरी जब शील्ड के हेडक्वार्टर से निकलकर कहीं जा रहे होते हैं, तो रास्ते में कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं, जो कि पुलिस की यूनिफॉर्म में थे। उन्हीं गुंडों में विंटर सोल्जर नाम का एक आदमी भी था। निक फ्यूरी समझ जाते हैं कि शील्ड अब बुरा बन गया है। वो जैसे तैसे उन सब से बचते हुए वहां से भाग जाते हैं और सीधा स्टीव रॉजर्स के घर जाते हैं और उसे बता देते हैं कि शील्ड में कुछ गड़बड़ चल रही है। लेकिन तभी वहां पर वो विंटर सोल्जर आकर निक फ्यूरी को गोली मारकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद निक फ्यूरी स्टीव को पेन ड्राइव देकर बेहोश हो जाते हैं। फिर स्टीव उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन वहां हॉस्पिटल में निक फ्यूरी मर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पियर्स ने स्टीव को अपने पास बुलाया होता है। वो स्टीव से पूछता है कि निक फ्यूरी तुम्हारे पास क्यों आए थे, उन्होंने तुम्हें क्या बताया। लेकिन स्टीव उनसे झूठ बोलता है कि उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, जिससे पियर्स समझ जाता है कि स्टीव झूठ बोल रहा है। इसलिए वो अपने आदमियों को स्टीव को मारने के लिए बोलता है, लेकिन स्टीव उन सभी को हराकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद शील्ड वाले कैप्टन अमेरिका को भगौड़ा घोषित कर देते हैं और उसे मारने का फैसला करते हैं। इसके बाद स्टीव ब्लैक विडो के साथ मिलकर न्यू जर्सी नाम की जगह पर जाता है, क्योंकि वहां पर शील्ड का एक पुराना अड्डा था, जहां से उन्हें उस पेन ड्राइव की फाइल्स के बारे में पता चल सकता था। जब वो लोग उस पेन ड्राइव को वहां के एक सुपर कंप्यूटर में लगाते हैं, तो वो कंप्यूटर एक्टिवेट हो जाता है। उस कंप्यूटर में डॉक्टर अर्निम जोला का माइंड था। ये वही साइंटिस्ट है जो कैप्टन अमेरिका 1 मूवी में रेड स्कल के साथ काम करता था। वो उन दोनों को बताता है कि रेड स्कल के जाने के बाद शील्ड वालों ने उसे जेल से निकलवा कर अपने लिए काम करने के लिए रख लिया था। लेकिन डॉक्टर जोला हाइड्रा का वफादार था। उसने शील्ड के लोगों को अपने साथ मिलाकर शील्ड में ही न्यू हाइड्रा की शुरुआत की। डॉक्टर जोला के मरने के बाद शील्ड वालों ने उसके दिमाग को एक कंप्यूटर में कैद कर दिया। अब हाइड्रा का न्यू लीडर एलेक्जेंडर पियर्स था। ये लोग ऐसी सिचुएशन पैदा करते थे जिससे लोग उनके गुलाम बन जाते थे, और जो भी इनके रास्ते में आता था उन्हें ये लोग मार देते थे। इसके लिए डॉक्टर जोला ने प्रोजेक्ट इनसाइट नाम का एक प्लान बनाया था। जब पियर्स को पता चला कि निक फ्यूरी हाइड्रा के प्लान्स में रुकावट बन सकते हैं, तो पियर्स ने उन्हें मारने का फैसला किया। ये सब जानने के बाद जब वो दोनों उससे प्रोजेक्ट इनसाइट के बारे में और भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, तभी वहां पर हाइड्रा वाले आकर उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद स्टीव और ब्लैक विडो वहां से भाग जाते हैं। फिर वो दोनों स्टीव के पुराने फ्रेंड सैम विल्सन यानी कि फैल्कन के पास जाते हैं, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर था। इसके बाद ये तीनों मिलकर जैस्पर सिडवेल को किडनैप कर लेते हैं, जो कि हाइड्रा का एक एजेंट था। वो तीनों उससे प्रोजेक्ट इनसाइट के बारे में पूछते हैं। फिर वो उन्हें सब कुछ बता देता है कि ये प्रोजेक्ट आम लोगों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि हाइड्रा के बुरे इरादों के लिए बनाया गया था। इससे हाइड्रा को उन लोगों के बारे में पता चल जाता है जो कि हाइड्रा के लिए खतरा हो सकते हैं, ताकि ये लोग उस हेलिकैरियर की हेल्प से उस खतरे को ही रास्ते से हटा सकें। ये सब पता चलने पर वो तीनों हीरोज सिटवेल के साथ शील्ड के हेडक्वार्टर जाते हैं, ताकि उस प्रोजेक्ट को रोक सके। लेकिन रास्ते में ही हाइड्रा के लोग उन सब पर अटैक कर देते हैं। उन्हें पता चल गया था कि सिटवेल ने सारे राज बता दिए हैं, इसलिए वो लोग सबसे पहले सिटवेल को ही मार देते हैं। उन हीरोज से फाइट के दौरान
विंटर सोल्जर का मास्क निकल जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये तो स्टीव का पुराना दोस्त बकी बार्न्स है, जो कि कैप्टन अमेरिका 1 मूवी में ट्रेन से गिर गया था, लेकिन वो मरा नहीं था। असल में हाइड्रा के लोगों ने उसका इलाज किया था और उसके टूटे हुए हाथ की जगह एक मैकेनिकल हाथ लगा दिया था, और तब से ही ये लोग उसकी याददाश्त मिटाकर उससे अपने बुरे काम करवाने लगे। इस तरह से बकी पिछले 50 सालों से हाइड्रा के लिए ही काम कर रहा था। मिशन पूरा होते ही ये लोग उसकी बॉडी को फ्रीज कर देते थे ताकि उसकी एज ना बढ़े। स्टीव तो उसे पहचान लेता है, लेकिन बकी उसे नहीं पहचान पाता। फिर हाइड्रा के लोग उन सभी हीरोज को मारने के लिए कहीं दूर ले जाते हैं, लेकिन शील्ड की एजेंट मारिया हिल उन्हें वहां से छुड़ा लेती है और उन सभी हीरोज को निक फ्यूरी के पास ले जाती है, जो कि अभी मरे नहीं थे। मारिया हिल ने उन्हें एक खुफिया अड्डे पर छुपा दिया था। उन्होंने बस मरने का नाटक किया था ताकि वो हाइड्रा के लोगों से बच सके। इसके बाद निक फ्यूरी उन हीरोज को 3 एडवांस चिप देते हैं। इन चिप्स की हेल्प से उन 3 हेलिकैरियर्स को कंट्रोल किया जा सकता था। इसके बाद ये तीनों हीरोज उन चिप्स को लेकर शील्ड में जाते हैं। वहां पर ये लोग सभी को हाइड्रा के प्लान के बारे में बता देते हैं। शील्ड के ईमानदार एजेंट्स तो उनका साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन हाइड्रा के बुरे लोग उन हेलिकैरियर्स को लॉन्च कर देते हैं। इसके बाद स्टीव और फैल्कन मिलकर उन चिप्स को उन हेलिकैरियर पर लगाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन बकी उन्हें रोकने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल के लोग उन हेलिकैरियर्स के लॉन्च इवेंट के लिए पियर्स के पास आए थे, लेकिन जब उन लोगों को पियर्स की असलियत पता चल जाती है तो पियर्स उन्हें मारने की कोशिश करता है। लेकिन ब्लैक विडो, जो कि वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल के लोगों के साथ वेश बदलकर आई थी, वो पियर्स से उन लोगों को बचा लेती है और हाइड्रा के पूरे प्लान को इंटरनेट पर अपलोड करने लगती है। ऐसा करते ही पूरी दुनिया को हाइड्रा के बारे में पता चल जाता है। इस बात से गुस्सा होकर पियर्स काउंसिल के सभी लोगों को मारकर ब्लैक विडो को गन पॉइंट पर लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन निक फ्यूरी पियर्स को मार देते हैं। दूसरी तरफ स्टीव और फैल्कन मिलकर उन तीनों चिप्स को उन तीनों हेलिकैरियर पर लगा देते हैं, जिससे उनका कंट्रोल मारिया हिल के पास आ जाता है। इसके बाद मारिया हिल उन तीनों हेलिकैरियर को ही डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन उनमें से एक हेलिकैरियर पर स्टीव और बकी अभी भी फाइट कर रहे थे। स्टीव उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बकी उसकी बात नहीं समझता। फिर वो हेलिकैरियर पानी में गिर जाता है। इसके बाद बकी स्टीव को बचा लेता है। उसे अभी सब कुछ याद तो नहीं आया था, लेकिन स्टीव की बातों से उसे लगने लगा था कि हो सकता है कि स्टीव उसका दोस्त हो। इसके बाद बकी वहां से चला जाता है। अब मूवी के एंड में हम देखते हैं कि निक फ्यूरी किसी को नहीं बताते कि वो अभी भी जिंदा है, और इसी बहाने वो अपनी पहचान छुपाकर सबसे छुपकर रहते हैं और हाइड्रा के बचे हुए लोगों को पकड़ने का काम करने लगते हैं। अब क्योंकि ब्लैक विडो ने इंटरनेट पर हाइड्रा और शील्ड के सभी राज खोल दिए थे, इसलिए गवर्नमेंट उससे काफी पूछताछ करती है, लेकिन उसे अरेस्ट नहीं किया जाता क्योंकि दुनिया को अभी भी अवेंजर्स की जरूरत थी। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टीव सैम विल्सन के साथ मिलकर बकी को ढूंढने का फैसला करता है। उसे अभी भी उम्मीद थी कि वो बकी को ठीक कर सकता है, और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।